तो देखिए हमारा इसमें क्वेश्चन में ये 3 ब्लॉक हमने दे रखे हैं M1, M2, M3। 3 ब्लॉक दिए हुए हैं और एक ब्लॉक को हमने F4 से पुश किया है। इस वाले ब्लॉक को 3 ब्लॉक दिए हैं M1, M2, M3 और इस वाले ब्लॉक को हमने F4 से पुश किया है। ज्वाइन करके किसको पता है? कर लो कोई भी और वो भेज दो ग्रुप में। ट्वेल्थ वाला लगा दिया। अब ये वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अगर हम F4 से पुश कर रहे हैं तो क्या होगा? ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक को पुश करेगा, ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक को पुश करेगा, ठीक है ना? तो हमने F4 कौन सा है? जो हमने बाहर वाले ब्लॉक पे लगाया। अगर इस ब्लॉक को हम F4 से पुश कर रहे हैं तो ये वाला जो ब्लॉक है ये अंदर वाले दोनों ब्लॉक को, ये वाला ब्लॉक इसको पुश करेगा, ये वाला ब्लॉक इसको पुश करेगा। तो आपको बताना है कि ये ब्लॉक इसको कितने फोर्स से पुश करेगा, ये ब्लॉक इसको कितने फोर्स से पुश करेगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल है। मान लिया F1 फोर्स से F1 pushes both M2 M3। F1 फोर्स से, F1 कौन सा फोर्स है? जिससे कि ये वाला ब्लॉक इन दोनों को पुश कर रहा है। तो F1 कैसे निकालेंगे? अब F1 वाले ने किस को पुश किया? M2 को और M3 को। तो ऊपर आ जाएगा M2 प्लस M3। और क्योंकि F1 वाले ने किसको पुश किया? M2 को और M3 को, है नी? इन दोनों को पुश किया। तो ऊपर आप क्या लिखेंगे? M2 प्लस M3। नीचे लिखेंगे टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू टोटल अप्लाइड फोर्स। ऐसे यहां देखो F2 कौन सा फोर्स है? जिससे M3 को पुश किया गया F2 फोर्स से, क्योंकि ये वाला देखो हमने टोटल अप्लाइड फोर्स F है, टोटल अप्लाइड फोर्स F है, लेकिन ये वाला ब्लॉक इसको पुश करेगा, इन दोनों को, ये वाला ब्लॉक इसको पुश करेगा। तो F2 कौन सा फोर्स है? जिससे M3 को पुश किया गया। तो इसलिए F2 कैसे निकालेंगे? ऊपर आ जाएगा M3, नीचे आ जाएगा वही कल की तरह जो हमने अल्टरनेट मेथड बताया था, टोटल मास इनटू टोटल अप्लाइड फोर्स। अब हमने जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया कि ये 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, फोर्स कहीं से भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि बड़े वाले पे लगाएंगे फोर्स। 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, और ये मान लिया आपका है 2 किलोग्राम का, ये आपका है 5 किलोग्राम का, ये आपका है 13 किलोग्राम का। और हमने इधर से पुश किया, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से पुश कर लो। क्या यहां से हमने एक फोर्स लगाया, कितने न्यूटन का? मान लिया 100 न्यूटन का फोर्स लगाया।
अब क्या होगा, ये वाला ब्लॉक इन दोनों को पुश करेगा। तो ये आपने 100 न्यूटन का जो फोर्स लगाया है वो तो तीनों पे लगाया है ना, M1 पे भी, M2 पे भी, M3 पे भी। लेकिन क्या होगा, ये जो 2 न्यूटन का है, ये 2 किलोग्राम वाला, ये फोर्स लगाएगा इन दोनों पे, पुश करेगा, मान लिया F1, और ये फोर्स लगाएगा, ये वाला ब्लॉक आगे वाले पे लगाएगा। तो ये हमें फोर्स अलग अलग निकालनी है। इफ 2 किलोग्राम ब्लॉक इज पुश्ड, 2 किलोग्राम का जो ब्लॉक है इसको हमने पुश किया है, इट इज पुश्ड बाई 100 न्यूटन, 100 न्यूटन के फोर्स से। व्हाट इज पुश्ड exerted on 5 kilogram and 13 kilogram. So let F1 is force exerted by 2 किलोग्राम ऑन, अब ये जो देखो F1 कौन सा फोर्स है जो 2 किलोग्राम ने किस पे लगाया, 5 पे और 13 पे, दोनों पे, ऑन 5 किलोग्राम एंड 13 किलोग्राम वो। तो हम F1 जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, F1 वाले ने इन दोनों को पुश किया है, तो M2 प्लस M3 नीचे आ जाएगा, ऊपर सॉरी, ऊपर वो वाला मास आता है जिन दो को पुश किया है, अपॉन नीचे आ जाएगा टोटल, इनटू टोटल अप्लाइड फोर्स, इनटू टोटल अप्लाइड फोर्स। तो ये M2 प्लस M3 क्या हुआ, 5 प्लस 13, और ये हो गया 2 प्लस 5 प्लस 13, तीनों ऐड होगा, इनटू टोटल अप्लाइड फोर्स 100, 18 अपॉन 20 इंटू 100। तो ये आपका पास आ गया 18 अपॉन 20 इंटू 100, 90 न्यूटन का फोर्स। इस 2 किलोग्राम वाले ने आगे वाले ब्लॉक पे 90 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब 5 किलोग्राम वाले ने कितने फोर्स से पुश किया, ये देखें, let F2 is force exerted by 5 kilogram on 13 kilogram, then F2 की वैल्यू क्या होगी, केवल ऊपर आ जाएगा 30, ठीक है ना। जो F2 फोर्स है वो कौन सा है, जो 5 किलोग्राम ने 13 वाले पे लगाया है, तो इसलिए ऊपर तो केवल 13 आ जाएगा M3, नीचे टोटल आ जाएगा, इनटू टोटल अप्लाइड फोर्स, यानी 13 अपॉन ये आ जाएगा 20, तो इतना इतना फोर्स ये अलग अलग इंडिविजुअल हमने निकाल लिया, कौन कौन इस पर लगाएगा। तो ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आगे अभी सबके समझ में, सब फोटो फटाफट खींच लो। आज 17
अरे आगे आगे अब देखिए, इसके बाद आता है दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल कैसे क्या बनते हैं, किस तरीके का बनता है। जैसे इंक्लाइंड प्लेन पे इंक्लाइंड प्लेन पर अगर न्यूमेरिकल पुली जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पे लगी है तब क्या होगा। तो अब इसमें हमारा हम लिख सकते हैं पुली ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये हमारे पास मान लिया कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और मान लो ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और इसके ऊपर टॉप पर यहां पर एक पुली रखी हुई है, यहां लगी हुई है पुली ऑन इंक्लाइंड प्लेन। और एक रस्सी स्ट्रिंग ऐसे जा रही है और इस रस्सी के एक एंड पे आपने मान लिया मास सस्पेंडेड है M1 एक एंड पे, और दूसरे एंड पे ये हमने एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है M2। ये पुली ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और इसको हम कह सकते हैं मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन। तो अब देखो इसमें हम किस तरीके से बैलेंसिंग करेंगे। अब सपोज करो हमने मान लिया कुछ भी हम मान रहे हैं, सपोज करो ये वाला ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा M1A। जब ये ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा तो ये वाला ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अगर ये ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये वाला ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। अब इस पे तो फोर्स लग गया M1 इंटू ए यानी मास, और इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ M2 इंटू ए। कोई भी न्यूमेरिकल बने इंक्लाइंड प्लेन पे आपको इस तरीके से ये पार्ट ये फैक्टर्स लगाने हैं। ये M1A फोर्स आ गया, ये M2। अब देखो इसका बॉडी का जो वेट है M1G नीचे की तरफ एक्ट करेगा और इसमें रस्सी में टेंशन आ जाएगी T ऊपर की तरफ। टेंशन हमेशा पुली की तरफ होती है। यहां ये ए एक्सीलरेशन से जा रहा है ऊपर तो इस पे फोर्स लगा M2A और इसमें रस्सी में टेंशन आ गई T, क्योंकि रस्सी एक ही है इसलिए टेंशन भी एक ही रहेगी। अब यहां तक तो बिल्कुल सिंपल है। आपने कहा कि सर ये ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है तो इस पे फोर्स हो गया M1A, इस पर M1G वेट हो गया, इसका टेंशन T हो गई। ये ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा
फोर्स लग गया M2A, टेंशन हो गई T। अब क्या करें, देखो वेट, इसका जो वेट है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ही वर्क करता है। वेट जो है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि ब्लॉक ऐसे टेढ़ा रखा है तो टेढ़ा लगेगा वेट। वेट तो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड। लेकिन हाँ, जो इसकी सरफेस की जो रिएक्शन है, रिएक्शन बॉडी के ऊपर ये जो सरफेस लगाएगी, अब ये सरफेस देखो ऐसे रखी है तो रिएक्शन इसके ऊपर नॉर्मल ऐसे आएगी। रिएक्शन जो होती है ना, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, ये ब्लॉक अगर ऐसे लग रखा था तो ये तो वेट आ गया था mg, और ये रिएक्शन आ गई थी r। ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, रिएक्शन ऊपर क्यों आई थी, इसलिए नहीं आई थी कि वेट नीचे है। रिएक्शन हमेशा सरफेस के ऊपर नॉर्मल होती है। रिएक्शन तो सरफेस लगा रही है ना, ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रही है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। अब अगर ये सरफेस ऐसे रखी है तो रिएक्शन तो ऐसे लगेगी, ये नॉर्मल रिएक्शन आई। ठीक है भाई, रिएक्शन हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। अब आप देखें, ये रिएक्शन आ गई, ये एंगल कितने का बनेगा, पहले हम इसका हिसाब लगाते हैं। ये एंगल जितना ये बनता है उतना ही बनेगा, क्योंकि आप देखो अगर हम बनाए तो ये थीटा है तो ये 90 आएगा, ये बनेगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितने का बन के आएगा, मैं मान लेते हैं इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। अब ये कितने का है 90, तो ये कितने का बना 90 माइनस थीटा। तो जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितने का बचेगा, थीटा बच गया। तो ये आपका एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये बच गया 90 माइनस थीटा। और जब ये, क्योंकि ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का सम 180 रख दो, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये बचेगा थीटा। अब देखो जब ये थीटा हो गया तो इस वेट के दो कंपोनेंट हो गए। सबसे पहला नॉर्मल, बात नहीं, रिएक्शन आर एट परपेंडिकुलर ऑन इंक्लाइंड सरफेस। पहली बात तो जो नॉर्मल रिएक्शन आर है वो किधर लगेगी, इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर। उसके बाद हमने बताया ये वेट किधर की तरफ लगेगा, वर्टिकली इनवर्ड। वेट M2G एक्ट वर्टिकली इनवर्ड, या डाउनवर्ड कह दो। डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अब ये एंगल हमने बताया थीटा का बनेगा, क्योंकि ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा हो गया। अब आप देखो जरा, वेट जो है, ये आप कह रहे हो कि सर ये M2G वेट है और ये एंगल बन रहा है थीटा का, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। इधर हो जाएगा M2G cos थीटा, जिधर एंगल बनता है उधर कॉस आता है,
जिस साइड में एंगल बनता है उस तरफ कंपोनेंट कॉज वाला आता है। तो M2G के इधर कंपोनेंट होंगे। M2G हैज टू कंपोनेंट। कौन कौन सा? पहला M2G cos थीटा, ये किसके अपोजिट है? तो भी किसके अपोजिट है ये? M2G जिधर एंगल बनता है ना भाई, हमने ये बताया था, मान लिया ये फोर्स F लग रहा है और ये थीटा एंगल पे लग रहा है, तो क्या होगा? इस फोर्स का जो कंपोनेंट है वो इधर हो जाएगा F cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट B आएगा। कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ये आ जाएगा F sin थीटा। इधर एंगल बनेगा, उधर हो जाएगा कॉस, तो इधर F sin थीटा। तो अब ऐसे यहाँ पर MG M2G के जिधर एंगल बन रहा है उधर cos थीटा हो जाएगा, और दूसरी तरफ परपेंडिकुलर M2G sin थीटा। यानी इधर तो M2G cos थीटा हो गया अपोजिट टू नॉर्मल रिएक्शन। बात नहीं। अब दूसरा M2G sin थीटा किधर आएगा? तो भाई M2G cos थीटा तो आ गया, इधर एंगल बन रहा है। M2G sin थीटा किधर लोगे? इसके ये बीच में आना चाहिए, ये देखो ये आ गया, ये आ गया M2G sin थीटा। M2G sin थीटा आएगा along inclined plane downward। ठीक है, ये सारे फोर्स आपने बना लिए। तो इस पुली में जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको ऐसे कंपोनेंट करने पड़ेंगे। अब बैलेंसिंग करिए। यहां देखो ये फोर्स लग रहा है नेट M1 है नीचे की तरफ, इसका मतलब M1G ज्यादा होगा। इन दोनों फोर्स में कौन सा ग्रेटर होगा? M1G बड़ा होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T, इक्वेशन नंबर 1 है ना। क्योंकि M1G नीचे, M1A जो आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स डाउनवर्ड लगा। तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर लोगे? M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। अब यहाँ आ जाओ, देखो ये देखो, इधर की तरफ लग रहा है T, इधर लग रहा है M2G sin थीटा। M2A इज इक्वल टू क्या आएगा? T माइनस M2G sin थीटा। आइए भाई, और तीसरी इक्वेशन बनेगी R किसके बराबर है? M2G cos थीटा के बराबर। तो ये इक्वेशन तीनों बन जाएंगी ऐसे कंडीशन में। तो अगर मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन अंडर पुली है तो आपकी इक्वेशन ये इस तरीके से तीन बनेंगी। तीनों को सॉल्व कर लोगे, टी की वैल्यू, ए की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे हमने कहा
ये इंक्लाइन प्लेन है, यहां से होकर के एक ब्लॉक ये लटका हुआ है, और एक ब्लॉक ये रखा हुआ है। ये आपका 5 किलोग्राम का है, और ये आपका 3 किलोग्राम का है, ठीक है ना, M1 M2। तो यहां पे देखो डाउनवर्ड फोर्स कितना लगा, 5G mg होता है ना। तो अगर इस ब्लॉक का मास 5 किलोग्राम है तो इस पे लगा 5 इंटू जी, एम इंटू जी नीचे की तरफ, और इस पे लग रही है टेंशन ऊपर की तरफ, और ये ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, तो कितना फोर्स लगा इस पे, मास इंटू एक्सीलरेशन बाई ए। ये जो ब्लॉक है ये आपका 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, और इस क्योंकि वेट वेट जो लगता है m इंटू जी लगता है, अगर किसी बॉडी का मास m है तो वेट लगेगा m इंटू जी, तो 5 इंटू जी लग गया वेट नीचे की तरफ, ऊपर टेंशन आ गई T। मान लिया ये ए एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है बॉडी, तो फोर्स लगा F इंटू ए, सॉरी m इंटू ए, 5 इंटू ए। चलो इसकी इक्वेशन तो बन जाएगी। अब यहां पर हमने क्या बताया था, एक तो ये इसका वेट आ जाएगा वर्टिकली इनवर्ड mg 3g, वर्टिकली इनवर्ड mg, मास दे रखा है 3 किलोग्राम का, तो वेट mg की वैल्यू आ गई 3 इंटू जी। फिर आप क्या खींचोगे इस पे, एक नॉर्मल रिएक्शन जरूर खींचेंगे, दिस इज रिएक्शन आर। ये एंगल कितने का बनेगा, जितने का ये है, मान लिया ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। फाइव किलोग्राम बॉडी मूव डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन ए। 5 किलोग्राम की जो बॉडी है वो ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रही है। आल्सो 3 किलोग्राम वाली इधर जाएगी मूव अपवर्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, बताइए। अब यहाँ पे इसके कंपोनेंट करोगे mg के, जो एक अभी बताया था mg जो है 3g, 3g का एक कंपोनेंट तो इधर हो जाएगा mg cos 30, बताइए, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा 3g sin 30। अभी हमने इसमें कहीं भी फ्रिक्शन फोर्स को काउंट नहीं किया, इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन में फ्रिक्शन फोर्स को इग्नोर किया। नहीं तो होता क्या, अगर ये ब्लॉक नीचे जाता तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगता, अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अभी हमने उसको इग्नोर कर दिया। अब आप देखो ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा तो इस पे फोर्स लग गया कितना, कितना लिखे फोर्स, तो वही
ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये ब्लॉक तो ऊपर जाएगा ना। फिर m तो मास मास इनटू एक्सीलरेशन 3 इनटू ए, ये तो फोर्स है ना। मास से a को मल्टीप्लाई कर दो फोर्स आ जाएगा। तो 3 किलोग्राम की बॉडी रखी है, a एक्सीलरेशन है तो 3a लग गया ऊपर की तरफ, टेंशन ये आ गई t। अब इक्वेशन बैलेंस करें, यहां पर क्या हुआ, क्या बनेगा भाई, 5a इज इक्वल टू, क्या लिखूं मैं बताओ। 5a का मतलब ये डाउन नेट फोर्स नीचे लग रहा है, नीचे की तरफ, तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर होगा। इक्वेशन बनेगी 5g माइनस टी, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ इंक्लाइन प्लेन पे देखो, नेट फोर्स लग रहा है 3a, ये माइनस नहीं, 3a हमेशा नेट होता है, ए वाला कल भी बताया था मैंने, हमेशा नेट फोर्स जो आएगा वो ए वाला आएगा। T माइनस 3g साइन 30, इन्हें ऐड कर लो, T30 कैंसिल, 5a प्लस 3a ये हो गया 8a, 5g माइनस 3g साइन 30, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 7/2g आ गया कैलकुलेशन, यानी कि 8a की वैल्यू आ गई 7/2g, तो यहां से एक्सीलरेशन आ गया 7/16g। इतना एक्सीलरेशन ब्लॉक में दोनों में आएगा। हाँ, आगे समझ में, g की वैल्यू 9/8 9.8 रख सकते हो आप। इतना एक्सीलरेशन से ये दोनों ब्लॉक चलेंगे। अब अगर हम यहां रख दें तो टेंशन आ जाएगी। पुट इन 1, तो 1 क्या थी भाई, 5a इज इक्वल टू 3g माइनस टी, तो t की वैल्यू आ गई 3g माइनस 5a, a की वैल्यू 7/16g, तो ये आ गया एलसीएम 16, 48 माइनस 35g, तो ये आ गया आपका, कैलकुलेट तो कर लोगे, 13/16g। कितनी टेंशन आ गई रस्सी में, रस्सी में जो टेंशन आई वो 13/16g के बराबर आ गई। अगर समझ में, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर हो तो इस तरीके से आप सॉल्व करें। अरे वो फोटो तो देख दिया भाई। देखिए अब आता है इसके बाद, अगर दोनों तरफ से इंक्लाइंड है
देखिए, अगर दोनों तरफ से इंक्लाइंड है सरफेस, सपोज करो आपने कहा ये डायग्राम हो गया, देखो और ऐसे पुली रखी हुई है और यहां से होकर के एक रस्सी जो है, एक स्ट्रीम ऐसे जा रही है। एक ब्लॉक तो यहां बना हुआ है और एक ब्लॉक यहां बना हुआ है। ये वाला इंक्लाइन प्लेन अल्फा एंगल बना रहा है, ये वाला बीटा एंगल बना रहा है। और मान लिया हमारा जो ब्लॉक है वो टोटल इधर की तरफ जा रहा है, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर जाएगा। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? लेट M2 moves downward and M1 moves upward on inclined plane. M2 तो मान लिया नीचे की तरफ जा रहा है और M1 जो है वो ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो अब आपने क्या किया, सबसे पहले तो देखो यहां से स्टार्ट करो। सपोज करो ये आपके पास वेट आ गया M1 जी, तो भाई वेट M1 जी नीचे की तरफ काम करेगा। ये आपके पास रिएक्शन आ गई, ये रिएक्शन आ गई, नॉर्मल रिएक्शन। अब जरा बताओ ये जो रिएक्शन है ये एंगल कितने का बनेगा? अल्फा का ही बनेगा, इतना ये बनता है। इसके कंपोनेंट आ गए इधर M1G cos अल्फा, इधर आ गए M1G sin अल्फा। ठीक है भाई, ये रस्सी में टेंशन आ गई T, ये इधर आ गई टेंशन T, और ये ए एक्सीलरेशन से जा रहा है तो इस पे फोर्स लग गया F1 ने। अब यहां देखिए इसका वेट आएगा M2G, तो भाई वेट M2 वाले का वेट M2G नीचे काम करेगा वर्टिकली इनवर्ड, और ये रिएक्शन आ गई R2, रिएक्शन अलग अलग होंगी दोनों की। ये एंगल कितने का बना बताइए? ये एंगल बीटा का बन गया, जितना एंगल ये था वही एंगल ये बनेगा बीटा। अब इसके M2G के कंपोनेंट हो जाएंगे, हाँ ये हो गया। इधर देखो जिधर एंगल बन रहा है M2G और बीटा, और इधर हो गया M2G sin बीटा। ऐसे हमें डायग्राम में फोर्स को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। अब जरा रिएक्शन बनाना, ये वाला ब्लॉक तो ऊपर जा रहा है ना, तो इसका मतलब M1A किसके बराबर होगा? हाँ भाई, ये T ऊपर की तरफ है, M1G sin अल्फा नीचे है, ब्लॉक T जो है वो ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है।
और रिजल्टेंट इन दोनों का क्या आ रहा है, m1a, इधर है ना, तो m1a किसके बराबर हुआ, t माइनस m1g साइन अल्फा, और उधर बनाओ दोनों दूसरी इक्वेशन, नीचे आ रही है बॉडी, इसका मतलब ये बड़ा होगा ना, तो m2a ये आ रही है नीचे बॉडी कितने फोर्स से, m2a से, तो m2a किसके इक्वल हुआ भाई, हाँ m2g साइन बीटा माइनस c, आगे समझ में, बस अब कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड कर दो, टी से टी कैंसिल हो जाएंगे, m1 प्लस m2a कॉमन आ गया, m2g साइन बीटा प्लस m1g साइन बी अल्फा, आ जाएगा।